नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अब एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की भी एंट्री हो गई है और उन्होंने इस मामले को लेकर के तीखा बयान दिया है और कहीं ना कहीं ये बयान बीजेपी सरकार पर है। साफ तौर पर एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने साफ तौर पर कहा है कि अगर इस मामले में कोई मुस्लिम होता तो उसका एनकाउंटर हो जाता और बुलडोजर चल जाता। आपको पहले वो बयान सुनाते हैं जिसकी इस वक्त काफी चर्चा हो रही है कि किस तरीके से राम मंदिर चोरी मामले में एआईएमआईएम के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने इस पर जो तीखी प्रतिक्रिया दी है। अगर ट्रस्ट में गलती हो गई, उस ट्रस्ट में एक मुसलमान को तुम मेंबर बना लेते और बाद में जब ये घोटाला सामने आया तुम उस मुसलमान को ले जाकर एनकाउंटर कर देते, बुलडोजर से उसका घर तोड़ देते, केस क्लोज्ड। चंपक तो मजे में है, चंपक अभी पूरे चंपक मजे में है। आप बताइए क्या हो रहा है, क्या हो रहा है बताइए आप। किसका घर नहीं तोड़ा जा रहा है? जिनको गिरफ्तार किया गया उनको पुलिस कस्टडी भी नहीं ली जाती। अब शायद आज के बाद, मेरे बोलने के बाद शायद कल पुलिस कस्टडी ले लेंगे। बताओ आज क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में। मेरे साफ तौर पर आप सुन रहे थे और कहीं ना कहीं ये तीखा हमला था और अब साफ तौर पर योगी सरकार को घेरने का काम किया जा रहा था और कहीं ना कहीं एनकाउंटर्स पर, क्योंकि मुस्लिमों को लेकर के एनकाउंटर और बुलडोजर की कार्रवाई पर वो सवाल खड़े कर रहे थे। फिलहाल एसआईटी की जो टीम है उसकी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है और उसके बाद क्या फैसला होता है, किस तरीके की रिपोर्ट आती है और क्या कुछ होता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना जरूर है कि एसआईटी की रिपोर्ट की जो प्रारंभिक रिपोर्ट थी उसके रिपोर्ट के 2 दिन बाद ही एफआईआर दर्ज होती है और 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जो एसआईटी की रिपोर्ट थी उसके बाद कहीं ना कहीं कार्रवाई का सिलसिला शुरू होता है और अब कड़ी पूछताछ जारी है। 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया उन 8 आरोपियों को। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे मामले पर राजनीति भी तेज हो गई है। वहीं अगर बात की जाए तो कांग्रेस का एक डेलीगेशन आज राम मंदिर जाने वाला था और इसी को लेकर के प्रशासन ने जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है अजय राय, उनको नजरबंद कर दिया। पहले जिस होटल में वो रुके थे देर रात्रि, वहां पर पुलिस पहुंची और उनको वहां पर नजरबंद कर दिया गया था। उसके बाद अयोध्या से 50 किलोमीटर दूर कृषि विश्वविद्यालय में उनको रखा गया है, वहां पर वो है। साफ तौर पर इस पूरे मामले पर जो प्रदेश अध्यक्ष अजय राय है कांग्रेस की, उनकी पत्नी ने भी वीडियो जारी कर सरकार पर हमला बोला है और उनकी जान को खतरा बताया है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा था कि वो जो ट्रस्ट है उसके कार्यालय का घेराव करेंगे, जिसकी इसकी जानकारी जब प्रशासन को मिलती है तो जो तमाम जो डेलीगेशन के लोग थे, चाहे वो प्रयागराज से उज्जवल रमन सिंह जी हो या फिर बाराबंकी के सांसद तनुज पुनिया हो या फिर सीतापुर के सांसद राकेश राठौर हो और अन्य जो प्रतिनिधि मंडल है, जो पूर्व एमएलसी दीपक सिंह है या जो पूर्व सांसद एपी गौतम है, ये तमाम लोग हैं, इनको रोकने का, इनको नजरबंद करने का काम इस तरीके का आरोप लगाया है। और वहीं इस पूरे मामले पर जो कांग्रेस के जो नेता है उनका कहना है कि क्या उनको मंदिर में दर्शन करने की इजाजत नहीं मिल सकती, उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, कहीं ना कहीं अघोषित इमरजेंसी है। लेकिन इस पूरे मामले पर एक और जो रोचक बात है वो ये है कि इस पूरे मामले पर जो बीएसपी सुप्रीमो है, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी और साफ तौर पर उन्होंने बोला है कि आरोपियों को बख्शना नहीं चाहिए। इसके साथ ही इस पूरे मामले पर हो रही राजनीति पर भी बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि ऐसे मामले में, ऐसे मामलों का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं बसपा सुप्रीमो का ये बयान आया और साफ तौर पर जिस तरीके से पूरे मामले में राजनीति हो रही है, उन्होंने इस पर राजनीति ना करने की सलाह दी है। एक्स सोशल मीडिया पर पोस्ट करके उन्होंने अपनी ये बात रखी है। अब चलते अपने सभी सहयोगियों के पास एक एक करके हमारे साथी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो आज की बड़ी खबरें उनके शहरों की है हमारे दर्शकों को बताएंगे। सबसे पहले हमारे साथ इंद्रवीर जुड़ गए हैं रायबरेली से। इंद्रवीर, रायबरेली से कौन सी खबर है? देखिए अखंड, रायबरेली की अगर बात करें तो रायबरेली में हमारे पास एक तस्वीर है, वो तस्वीर पहले मैं दिखाना चाहूंगा और उस तस्वीर के बाद मैं आता हूँ जो है खबर पे। प्लीज वो अगर
अगर देखिए पूरा मामला अगर मैं बात करूं तो ये सलोन थाना क्षेत्र के अंतर्गत का है, जहां पर पुलिस के जब क्षेत्राधिकारी से IBC 24 की बात हुई तो उन्होंने बताया कि ये पूरा मामला एक्चुअली 2 दिन पहले का है और इस एक मामले में गांव के ही कुछ लोगों में आपस में विवाद होता है और विवाद के बाद मामला इतना बढ़ जाता है कि मारपीट हुई और विपक्ष जो है उसने जो ये पीड़ित है उनके परिवार वालों का ऐसा कहना है कि उनको रोका, एक दिन पहले उनसे मुलाकात हुई और उसके बाद उन्होंने कहा कि फला जगह फला रोड पर, ये विपक्ष का कहना है, उसके हमारे पास बाइट भी है और उन्होंने कहा कि रोक करके जगह वहीं पे आपको मारेंगे। और उसके बाद गांव वालों का आरोप है, पीड़ित का आरोप है कि हमने पुलिस में सारी जानकारी दी, उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं हुआ और आज एक घटना घट गई। और लेकिन पुलिस का कहना है कि ये बाइक से जा रहे थे, गिर गए, सर में जो है चोट आई, उसके बाद इनकी मौत हो गई। और गांव वालों का कहना था कि हमने, जो पीड़ित है उनका कहना था कि हमने ये जिस तरीके से तहरीर दी उस तरीके से मुकदमा पंजीकृत नहीं किया पुलिस ने। ओवरऑल एक दूसरे के पुलिस और गांव और पीड़ित के ऊपर आरोप है। फिलहाल पूरा मामला मारपीट है, मारपीट में एक अधेड़ की मौत हो गई है, मोटरसाइकिल गिरने से पुलिस बता रही है कि चोट लगी और उसके बाद मौत हो गई। लेकिन जो तहरीर मिली है, तहरीर के अकॉर्डिंग जो FIR आया है सामने मीडिया में, मैं उसको एक बार पढ़ के बताना चाहूंगा कि पूरा मामला जो है ये सलोन थाना क्षेत्र के कुशलपुर गांव पड़ता है और ये सलोन थाना क्षेत्र से लगभग 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पहले का एक जंगल पड़ता है, राजापुर जंगल है, उस जंगल की पूरी घटना है। और ये NH हाईवे है और हाईवे प्रतापगढ़ और रायबरेली का मुख्य मार्ग है। तो वहां का ये पूरा मामला जिसमें नामजद सुभाष, मनोज, पिंकू पासी, मनीष पासी, सचिन, विकेश और कुछ अन्य, मतलब टोटल 6 लोगों का इसमें नाम है। कुछ अन्य 7 लोगों में कुछ अन्य भी व्यक्ति लिखे गए। पुलिस का कहना है कि मनोज, जो तहरीर मिली है, तहरीर में मोटा मोटा मैं अगर आपको बताना चाहूंगा कि उपयोग यह है कि प्रार्थी का भाई शत्रुघ्न तथा प्रार्थी का लड़का लवकुश बसंत बाजार सलोन सब्जी लेने गए हुए थे, अपनी 2 पहियों के साथ 2 पहिया गाड़ी से गए थे कि बाजार के सब्जी लेकर घर वापस आ रहे थे कि विपक्षगढ़ पुरानी रंजिश को लेकर के पहले से रास्ते में खड़े थे। प्रार्थी के भाई तथा लड़के को देखते हुए विपक्षी गढ़ को प्रार्थी ने अपने दोनों लड़कों को गंदी गंदी गालियां देना शुरू कर दी। इतने में प्रार्थी के भाई ने अपनी 2 पहिया गाड़ी को आगे बढ़ा दिया। गाड़ी को आगे बढ़ाता देख विपक्षी गढ़ों ने प्रार्थी के भाई 2 पहिया गाड़ी का पीछा करते हुए पीछे से लोहे की रॉड तथा धारदार हथियार फरसे से घातक हमला किया। ये तहरीर में दिया गया है, लेकिन पुलिस का ऐसा कहना है कि ये गिर गए और गिरने के बाद इनकी मौत हो गई। इस सब पूरे मामले पर अखंड पीड़ित जो है, उनके एक बुजुर्ग है, उनकी मौत हो जाती है और मौत को लेकर इतना बड़ा ये मामला, चूंकि 2 दिन पहले 28 तारीख का और 27 तारीख का पूरा मामला इतना बढ़ गया कि मुकदमा पंजीकृत नहीं किया गया था उन्होंने। और जो हमारे पास FIR आई है 29/6/2026 की FIR, यानी कि कल की 30/6/2026 है। तो इस मुकदमा पंजीकृत किया और इतने लोगों के नाम उसमें, अन्य लोगों के नाम दर्शाए भी गए हैं। लेकिन मामला इतना बढ़ गया कि हाईवे जाम करना पड़ा गांव वालों को। और उस हाईवे में जो सूत्रों के हवाले से खबर है, जैसा आप वीडियो में देख भी पा रहे थे, कि लोगों का ये भी कहना, हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे, मैं फिर कहूंगा हम इसकी पुष्टि नहीं करते, लोगों का कहना है कि उधर से लाठीचार्ज हुई और अब थोड़ा थोड़ा वीडियो आने शुरू हुए हैं। लेकिन अभी पुलिस की तरफ से किसी तरीके का FIR के अलावा कोई बयान, किसी तरीके का कोई तथ्य सामने नहीं आया। इस पे हमारी IBC 24 की रायबरेली SP से, क्षेत्राधिकारी से बात हुई है। अभी तक पुलिस पूरे मामले पर वहां पे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के सशक्त है और मामला अभी चल रहा है, NH जाम है। जिस तरीके से जब तक ये खबरें की जा रही थी, अभी थोड़ी देर पहले ही क्षेत्राधिकारी से बात हुई, लेकिन ये है कि लाठीचार्ज हुआ और इधर से गांव वालों ने पथराव किया। ये भागता हुआ वीडियो है, इसमें पथराव दिख नहीं रहा है, ना ही लाठीचार्ज दिख रहा है। हम किसी चीज को कंफर्म नहीं करते, लेकिन जिस तरीके की यह मामला है कि हर एक मामले में बॉडी रखकर, डेड बॉडी रख करके NH जाम कर देना, ये भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गलत है। जिस अपराध एक ऐसा होता है जिसको जानबूझ के कहते हैं कि नहीं होता, अपराध हो भी जाता है। लेकिन ये अपराध एक ऐसा अपराध है जिसको आप नेशनलिटी को जो है चैलेंज करते हैं और पुलिस प्रशासन हो या किसी प्रशासन के खिलाफ आप जाकर के इस तरीके का हंगामा करना, ये भी कहीं ना कहीं सही नहीं है। लेकिन जिस तरीके से डेड बॉडी रख के पूरा जाम किया गया है NH को, उसको लेकर रायबरेली SP ने कहा है कि इस पे भी विधिक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन पुलिस के ऊपर आरोप लग रहा है कि समय पर FIR नहीं लिखा गया, समय पर कार्रवाई नहीं की गई। वहां पर इंस्पेक्टर जो है इसमें बालिंदु गौतम है और इनकी अपनी तमाम सारी कार्यशैली तमाम उसमें रही है, लेकिन जिस तरीके की कार्यशैली रही है वो बहुत अच्छी नहीं रही है, मैं एक बार फिर कहूंगा। और आने वाले समय में जो चीजें देखने को मिल रही है कि अगर शायद अगर वहां पर लाठीचार्ज हुई होगी
अभी ये जांच का विषय है, हम भी नहीं कह रहे ना हम कंफर्म करते, लेकिन जिस तरीके के मामले या जिस तरीके के वीडियो सामने आ रहे हैं अभी फिलहाल, और अभी तक पुलिस का कोई किसी तरीके का कोई वर्जन नहीं है, ना ही क्षेत्राधिकारी, ना एडिशनल एसपी, ना एसपी का, तो संगीन है मामला। और नेशनल हाईवे को जाम कर देना ये भी गलत है, हम किसी का सपोर्ट नहीं करते, लेकिन जिस तरीके के पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहा है, कहीं ना कहीं एक बहुत शर्मनाक बात है कि ऐसे लोग अब आकर के ये हरकतें करेंगे। या पुलिस ने अगर उचित समय पर कार्रवाई की होती, देखिए मौत हुई है, ये इसमें संदेह नहीं है, एफआईआर दर्ज किया गया है, 6 लोगों के नाम एफआईआर दर्ज है, 7 लोग 7वें नंबर पे कुछ लोग अज्ञात लिखे गए, जिसका मतलब कुछ मामला था तभी एफआईआर दर्ज किया गया। अब आप पुलिस कह रही है, हमने पूछा उनसे, हमने कहा इतने लोगों के नाम नामजद है, तो पुलिस ने कहा कि आप जब तहरीर मिली तो उस तहरीर के आधार पर होगा, बाकी विवेचना का काम है। ये भी सही बात है, क्योंकि भाई जो प्रथम सूचना उनको मिलेगी उसके आधार पर, लेकिन क्या प्रथम सूचना के आधार पर हर मामले में पुलिस एफआईआर दर्ज करती है? नहीं। तो ऐसे तमाम सारे सवाल हैं जिसके कटघरे में रायबरेली पुलिस खड़ी है। हम किसी चीज को सपोर्ट नहीं करते, ना ही हम किसी चीज को बढ़ावा देते हैं, लेकिन आने वाले समय में जो गतिविधियां हैं जिनको लेकर के एनएच जाम किया गया, ऐसे लोगों का और मन बढ़ेगा, तो उचित समय पर उचित कार्रवाई करना पुलिस ही नहीं हर विभाग की जिम्मेदारी है। अगर संज्ञान में मामला है तो उसका संज्ञान लेकर के उसकी कार्रवाई की जाए, हमें ऐसा लगता है। जी हाँ, बिल्कुल सवाल खड़े होंगे ही होंगे, और कहीं ना कहीं अब इस पूरे मामले को तूल दे दी गई है। अगर समय रहते कार्रवाई कर दी गई होती तो शायद इस तरीके की स्थितियां ना पैदा हुई होती। फिलहाल इस पूरी खबर पर जरूर नजर बनाए रखिएगा इंटरव्यू, और पुलिस ने क्या कार्रवाई की है इसको भी जरूर अपडेट कीजिएगा, क्योंकि फिलहाल पुलिस का इस पूरे मामले में साफ तौर पर कहना है कि चोट से नहीं बल्कि गिरने की वजह से मौत हुई है, और इसी के बाद से कहीं ना कहीं विवाद भी बढ़ गया है। तो ऐसे में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठते हैं। अगर स्टार्टिंग में ही इस पूरे मामले पर संजीदगी से संवेदनशीलता दिखाते हुए कार्रवाई कर दी गई होती तो शायद इस तरीके का मामला नहीं होता। फिर भी पुलिसिया कार्रवाई पर लगातार सवाल उठते हैं, लेकिन साथ ही साथ जो लोग कानून को अपने हाथ में लेने का काम करते हैं वो भी गलत है, उसका भी कहीं ना कहीं विरोध होना चाहिए, और पुलिस पर विश्वास करके पुलिस की कार्रवाई पर कहीं ना कहीं धैर्य रखना चाहिए, और पुलिस की जो कार्रवाई हो रही है उस पर संतुष्टि है नहीं, अगर कुछ आपको लगता है तो उच्च अधिकारियों से बातचीत करके आपको इस मामले को आगे ले जाना चाहिए। इस तरीके का गैर कानूनी रास्ता या अवैध तरीके से कोई भी रास्ता ना अपनाए जिससे माहौल या फिर कानून व्यवस्था को कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न हो रही हो। फिलहाल इस पूरी खबर पर जरूर नजर बनाए रखिएगा। इंद्रवीर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सरफराज हमारे साथ बने हुए बहराइच से। सरफराज, कौन सी खबर है? लेखन जी, आपको बताते हैं आज बहराइच में एक बड़ा मामला हो गया है। संजय द्विवेदी पत्रकार है हमारे, ये ननपारा के कस्बा है वो, उनके भाई का मर्डर हो गया है। अज्ञात मतलब उनका शव बरामद हुआ है, जो बीच सर से यहाँ से उनका पूरा फटा हुआ लाश बरामद हुई है, और संदिग्ध मतलब परिस्थितियों में उनके एफआईआर के लिए तहरीर वगैरह दे दी गई है, लेकिन अभी विधिवत कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और सीओ पहुत सिंह भी मौके पे मौजूद हैं और भारी पुलिस बल भी तैनात है। जी, तो आखिरकार क्या वजह निकल करके सामने आ रही है सरफराज, इस पूरे मामले में क्या वजह है? क्या किसी कोई पुरानी रंजिश थी, किसी तरीके का कोई मामला था? क्या कोई बात निकल करके सामने आई है? पुलिस ने कोई कार्रवाई की है? कोई क्ल्यू निकला है इस पूरे मामले में? नहीं, जैसे उनके भाई ने बताया, अज्ञात कॉल आई उनके पास। जब कॉल आई तो वो अज्ञात कॉल की वजह से वो बाहर निकले, और मतलब मान के चलिए उनके घर से 4 किलोमीटर दूरी पे उनका शव बरामद हुआ नहर के पास। बाकी जो हमारे एसपी हैं बहराइच के, वो सब अभी मतलब कार्रवाई में जुटे हुए हैं। जब होगा इसके आगे फिर जैसा होगा ऐसी कार्रवाई करेंगे, ऐसा एसपी ने बोला है। बिल्कुल इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि लगातार इस तरीके की जो घटनाएं घटित होती हैं उसमें कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं, और इस तरीके के एक अपराध, इस तरीके की हत्या निकल करके सामने आना अपने आप में बड़ी बात है। फिलहाल इस पूरी खबर पर जरूर नजर बनाए रखिएगा सरफराज, बहुत बहुत धन्यवाद आपके। बिल्कुल, कुलदीप हमारे साथ बने हुए अमेठी से। कुलदीप, कौन सी खबर है अमेठी से आज की? अनम्यूट कर लीजिए कुलदीप। जिस प्रकार से आज रात्र में ही कांग्रेस के सांसद अमेठी किशोरीलाल शर्मा एवं पूर्व एमएलसी दीपक सिंह और उनकी पूरी टीम अयोध्या दर्शन के लिए रवाना होना चाहती थी, किंतु इसकी भनक अमेठी पुलिस को जैसे ही लगती है, पूरी अमेठी पुलिस पूरी बल के साथ कांग्रेस सांसद अमेठी किशोरीलाल शर्मा
व दीपक सिंह पूर्व एमएलसी को हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है। उन्होंने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया है कि जिस प्रकार से हम लोगों का कार्यक्रम केवल दर्शन करने का मात्र था, लेकिन ये यहाँ पर पुलिस नाजायज तरीके से हम लोगों को दर्शन करने से रोक रही है और हाउस अरेस्ट किया जा रहा है। कहीं ना कहीं दीपक सिंह ने इस बात को भी कहा है कि पुलिस पूरी तरह से राजनीतिक इशारों पर काम कर रही है और हम लोगों को दर्शन करने से रोका जा रहा है, जबकि पूरा का पूरा कार्यक्रम प्रदेश नेतृत्व के द्वारा आयोजित था कि सभी जो है जिलों से लोग, कांग्रेस के सभी पदाधिकारी आज मंगलवार को अयोध्या पहुंचकर दर्शन करेंगे और वहां पर जो भी चोरी हुई है, दान चोरी हुई है, मंदिर में जो चोरी हुई है, उसका भी जो है वो लोग मांग करेंगे कि चोरीकर्ता के ऊपर एफआईआर दर्ज हो और उनको ये भी आरोप लगाएंगे कि उनको सारा सरकार बचाने का काम कर रही है। चंदा चोरी जिस प्रकार से हुई है अयोध्या राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के द्वारा, उसमें कहीं ना कहीं जो है दीपक सिंह ने कहा है कि आला जो है वहां के जो आला ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं, उन्होंने इस कृत्य को करवाया है और कई करोड़ रुपए की चोरी की गई है। कुलदीप, सबसे बड़ी बात है कि पुलिस ने नजरबंद हाउस अरेस्ट किया हुआ है। इस तरीके के आरोप तमाम जगहों से लग रहे हैं और हमने तस्वीरें भी दिखाई हैं फिलहाल, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस का जो डेलीगेशन था वो राम मंदिर में दर्शन करने जाना चाहता था, लेकिन एक बात और भी निकल करके सामने आई है कि वो लोग मंदिर ट्रस्ट के जो कार्यालय है उसका घेराव करने की बात सामने आई थी, जिसके बाद इस तरीके का एक्शन प्रशासन ने लिया है। क्योंकि इससे पहले भी जो आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, जो उसके संस्थापक रहे, पूर्व मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल, वो भी राम मंदिर गए थे, उनके साथ तमाम डेलीगेशन उनके साथ भी गया था उस समय, लेकिन उनको किसी ने नहीं रोका। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिरकार क्या मंदिर में दर्शन करना ही एकमात्र उद्देश्य था या फिर मंदिर कार्यालय में जाकर के ट्रस्ट का जो कार्यालय है उसका घेराव करने की योजना थी? क्योंकि तमाम जगहों पर जो तमाम नेता उनको रोका गया था। फिलहाल इस तरीके से क्या इस तरीके की कोई जानकारी निकल करके सामने आ पा रही है? कितने पुलिस वाले हैं जिन्होंने उनको रोक रखा है? क्या कोई छूट मिलेगी कुछ देर बाद उनको जाने के लिए? कोई क्या पुलिस प्रोटेक्शन में किसी तरह की बात निकल करके सामने आ रही है? अभी अमेठी जनपद में इस प्रकार का कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन जिन लोगों को हाउस अरेस्ट किया है उन्होंने जो है आधी रात को जो है बयान दिया है कि हम लोगों को जो है हाउस अरेस्ट किया गया है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो चंदा चोरी का जो कार्यक्रम प्रदेश नेतृत्व के द्वारा आयोजित था, उसी के परिप्रेक्ष्य में लोग दोनों कार्य करने के लिए जा रहे थे, चाहे वो चंदा चोरी का विरोध करने के लिए और चाहे वो दर्शनार्थी के रूप में दर्शन करने के लिए। फिलहाल इस पूरी खबर पर जरूर नजर बनाए रखिए कुलदीप, क्योंकि कुछ भी एक्टिव या कोई प्रदर्शन या फिर इसके विरोध में कोई चीज कर सकते हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता या नेता, लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरीके से पूरा मामला लाइमलाइट में आया है उसके बाद कहीं ना कहीं राजनीति अब शुरू हो गई है और जो तमाम जो पार्टियां हैं, राजनीतिक दल है, चाहे AIMIM के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनका बयान हमने सुनाया आपको, कांग्रेस का भी बयान सुनाया और बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस पूरे मामले में एक अलग तरीके से प्रतिक्रिया दी और साफ तौर पर उन्होंने कहा इस पूरे मामले पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, ऐसे मामले का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, क्योंकि श्रद्धा से जुड़ा हुआ ये मामला है, करोड़ों श्रद्धालुओं का ये पूरा मामला है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर अब राजनीति होती हुई दिखाई दे रही है और साफ तौर पर जिस तरीके से कांग्रेस के डेलीगेशन के जो नेता है वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि उनको नजरबंद किया गया, उनको हाउस अरेस्ट किया गया है और साथ ही साथ उनको प्रभु श्री राम के दर्शन करने से रोका जा रहा है, जो कहीं ना कहीं अघोषित इमरजेंसी जैसी है। फिलहाल इस पूरी खबर पर जरूर नजर बनाए रखिएगा और जो भी अपडेट होगा हमारे दर्शकों को जरूर दीजिए। कुलदीप, बहुत बहुत धन्यवाद आप। अखंड जी, एक खबर और है, एक छोटी सी खबर और है। आज जो है सुबह सुबह जो है यही सुकुल बाजार थाना क्षेत्र के शेखावापुर गांव में एक नाबालिग बच्ची अपना मनचाहा प्यार पाने के लिए जो है मोबाइल टावर पर चढ़ जाती है और वहां पर सुकुल बाजार थाना के यशो और क्षेत्राधिकारी अतुल सिंह मौके पर पहुंचकर पूरी तरह से जो है रिक्शा ऑपरेशन करने के लिए नीचे जो है जाल बिछाया जाता है, लेकिन वो किशोरी कहती है बार बार कि जो है हम अगर हमारा मन चाहा शादी न कराई गई तो हम इसी टावर से कूद कर अपनी जान दे देंगे। कई घंटों ये कार्यक्रम चलता रहा। जब इसकी भनक उसके प्रेमी को लगती है तो वो प्रेमी वहां पर बुलाया जाता है और प्रेमी को जो है उस टावर पर चढ़ाकर उससे आग्रह बिना करके उस किशोरी को जो है उतारा जाता है कि जो है ठीक है
शादी हम आपसे करेंगे। इस प्रकार से वो किशोरी जो है कई घंटों इस तरह का ड्रामा करती रही और अंततः उस किशोरी को टावर से सकुशल नीचे उतारा गया। ये आज जो है अभी सुबह सुबह की घटना है। अमेठी जनपद के सुकुल बाजार थाना क्षेत्र के शेखावापुर गांव की एक नाबालिग बच्ची की इस तरह की करतूत जो है देखने को मिली है। कुलदीप, लगातार इस तरीके की तस्वीरें आई हैं, चाहे प्रतापगढ़ से हो, अमेठी से हो, लखनऊ में भी इस तरीके का मामला सामने आया था और ऐसे में लगातार इस तरीके के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं इस बात को भी लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार जहां टंकियां हैं, इस तरीके की चीजें, वहां पर कोई सुरक्षा का इंतजाम क्यों नहीं, वहां पर जो लॉक होता है गेट, वो लॉक क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि इस तरीके की चीजें लगातार इस तरीके से लोग टावर पे चढ़ के, टंकी पे चढ़ करके इस तरीके का प्रदर्शन करते हैं और जो मांग है, अपनी मांग को लेकर के उस पर चढ़ जाते हैं और कहीं ना कहीं एक कदम उठाने की कोशिश करते हैं, जिससे काफी मशक्कत झेली करनी पड़ती है पुलिस को। तो कहीं ना कहीं इस तरीके मामले पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए और जो भी जगह के इस तरीके के स्पॉट्स है, इनकी सुरक्षा को लेकर के कहीं ना कहीं कोई इंतजाम करना चाहिए। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका कुलदीप, तमाम जानकारी के लिए। सुल्तानपुर चलते हैं, हमारे साथ एसपी सिंह जुड़े हुए हैं। एसपी सिंह, कौन सी खबर है सुल्तानपुर से आज? सुल्तानपुर जनपद में मौसम के बदलाव को देखकर किसान अन्नदाताओं के चेहरे पे खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है, जहां पर उन कहना है, जैसे पेट्रोल पंप पे भी हम कई किसानों से बात किए, उनका ये कहना था जो भैया हम डीजल से पंप सेट लगा करके पानी भर रहे थे, उससे आज कुछ हमको राहत मिलेगी। जो बरसात हो रही है आज के दिन, इससे जो है खेत में कुछ और ज्यादा पानी भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और धान की रोपाई आप उत्तर प्रदेश में बड़े जोरों से चल रही है, ये आप जानते ही हैं, दर्शक भी जानते हैं। इसको लेकर के किसान अन्नदाता आज सुल्तानपुर में खुशहाल नजर आ रहे हैं। पीछे आप देखिए, बरसात हो रही है और अच्छी बरसात हो रही है। अगर इसी तरह बरसात अगर एक आध घंटे रुक जाती है तो काफी किसानों को राहत मिलेगी। बिल्कुल एसपी सिंह, लगातार सुबह से लखनऊ का भी मौसम जो है वो सुहावना बना हुआ है। कुछ इलाकों में हल्की फुल्की बारिश हो रही है, अन्य जगहों पर अभी बारिश नहीं हो रही है, लेकिन जो अलर्ट है उसके हिसाब से आज तमाम उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश हो सकती है। और जिस तरीके सुल्तानपुर से बताया एसपी सिंह ने, चाहे गोरखपुर में बारिश हो रही है, लखनऊ में भी कहीं कहीं बूंदाबांदी हो रही है और जो मौसम है सुहावना बना हुआ है और कहीं ना कहीं हमारे अन्नदाताओं के लिए एक राहत भरी खबर है। और जिस तरीके से अन्नदाता इस बारिश का इंतजार करते हैं और इस बार जो मानसून है वो थोड़ा लेट हुआ है और कहीं ना कहीं इस बारिश का इंतजार करते हुए किसानों के लिए एक राहत भरी खबर है। और धान की रुपाई होनी है, ऐसे में पानी की ज्यादा जरूरत होती है और इस समय अगर बरसात होगी तो तमाम जो अन्नदाता हमारे किसान हैं उनको राहत जरूर मिलेगी। फिलहाल इस खबर पर हमारी ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद एसपी सिंह। आगे जो भी अपडेट होगा हमारे दर्शकों को जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मथुरा से खबर आ रही है, लखनऊ से जो दिल्ली के लिए बस जा रही थी, उसका यमुना एक्सप्रेसवे पर एक एक्सीडेंट हो गया और इस हादसे में 4 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई और करीब 27 लोग घायल हो गए। 65 यात्री सवार थे, एक प्राइवेट वॉल्वो स्लीपर बस थी ये, और कहीं ना कहीं ये यमुना एक्सप्रेसवे पे करीब सुबह 3:30 बजे से 4 बजे के बीच में ये हादसे का शिकार हो जाती है और इस हादसे में कहीं ना कहीं 4 लोगों की दुखद मृत्यु हो जाती है। और ये हादसा तड़के होता है, ऐसे में चीख पुकार मच जाती है और इस हादसे का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जो बस का जो आगे का हिस्सा है वो करीब करीब 3 से 4 फीट तक ट्रक जो आगे ट्रेलर चल रहा होता है उसके अंदर घुस जाता है। उसमें ड्राइवर, कंडक्टर, क्लीनर और एक यात्री की मौत हो जाती है, जो जानकारी निकल करके सामने आई है। और 27 लोग इस पूरे घटनाक्रम में, इस इंसिडेंट में, इस एक्सीडेंट में घायल हो जाते हैं। वहीं 34 लोग सुरक्षित हैं, जिनको दूसरी बस से लेके जाया जाता है, उनके गंतव्य तक पहुंचाया जाता है। लेकिन फिर से एक बार यही सवाल उठ खड़ा हुआ है कि आखिरकार प्राइवेट बस इस तरीके से लगातार मौत बनकर दौड़ती हुई नजर आ रही है और एक के बाद एक कई हादसे हुए, कई जलती हुई बस बन जाती है आग का गोला, कहीं पर एक्सीडेंट हो जाता है। लगातार इस तरीके की घटनाएं होती आ रही हैं, लेकिन उससे कोई सबक नहीं लेता, क्योंकि सरकारी बसेस और प्राइवेट बसेस में थोड़ा अंतर होता है। सरकारी जो बसेस होती हैं उनमें स्पीड कंट्रोल की जाती है या एक लिमिट होती है कि इस तय मानक पर इतने पे स्पीड से चलेंगे, लेकिन जो ये प्राइवेट बसेस है ये इनका कोई स्पीड का मानक नहीं है। अपने गंतव्य तक एक समय पर, एक टाइम ड्यूरेशन पर पहुंचाना होता है, इसके लिए बहुत तेज चलाते हैं। लेकिन इस पूरे मामले में एक और दिलचस्प बात निकल करके सामने आ रही है कि मेन ड्राइवर की जगह जो कंडक्टर था, सह परिचालक था, वो गाड़ी को चला रहा था और जिसकी वजह से पूरा का पूरा ये मामला, ये जो हादसा हुआ है। लेकिन इस हादसे के बाद फिर से एक बार सवाल खड़े हुए हैं कि आखिरकार क्या जो मानक होते हैं उनको पूरा करते हैं ये प्राइवेट बस संचालक, या फिर इसी तरीके से हादसे का शिकार लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे जो ये प्राइवेट बस चालक है। और जो
जो तमाम जिम्मेदार हैं वो आंखों पर पट्टी बांधकर यूं ही इस मौतों का तमाशा जो है वो देखते रहेंगे। ये लगातार इस तरीके के सवाल खड़े होते रहे हैं और कोई ये पहला हादसा नहीं है, इससे पहले भी कई हादसे हो चुके हैं और उन हादसों में कई लोगों की जान जा चुकी है, कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं, लेकिन उन हादसों से कोई सबक नहीं लिया जाता और लगातार इस तरीके से जो मौत बनकर सड़क पर दौड़ती हुई गाड़ियां हैं वो लगातार इस वक्त दौड़ती हुई नजर आ रही हैं और लोगों को मौत के मुंह में ढकेलने का काम कर रही है। हमारे साथ जितेंद्र बने हुए हैं बस्ती से। जितेंद्र, बस्ती से कौन सी खबर है? बिल्कुल अखंड, आपको बता दें कि जिस तरीके से एथलॉन फैक्ट्री को बन रही है उसको लेकर लगातार जो ग्रामीण है कहीं ना कहीं वो लोग विरोध प्रकट कर रहे हैं। उनका साफ तरीके से यह कहना है कि जो वहाँ फैक्ट्री बनेगी उससे जो वहाँ की जनता है, जो आसपास का जो वातावरण है वो कहीं ना कहीं वो दूषित होगा। लेकिन कल जिस तरीके से बस्ती के डीएम के सभागार में बैठक हुई थी जहाँ पे पक्ष और विपक्ष दल के जो नेता थे वो वहाँ पे मौजूद थे, सभी लोग बैठे थे, वहाँ से सबसे बातें हो रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं ये मुद्दा जब सामने आया तो बीजेपी के विधायक और बीजेपी के जिला पंचायत के अध्यक्ष दोनों आमने सामने आ गए। कहीं ना कहीं एक बीजेपी के जो विधायक उन्होंने साफ कहा कि ये फैक्ट्री बनने से जो जनता है उनको राहत मिलेगी, उनको रोजगार मिलेगा और कहीं ना कहीं उनके लिए सुगम व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन वहीं जो बीजेपी के जिला पंचायत के जो अध्यक्ष है संजय चौधरी, उनका साफ कहना था कि इसके बनने की वजह से जो जनता है वहां से उनके लिए दिक्कत होगी, उसका दुष्प्रभाव होगा, उससे कहीं ना कहीं वहाँ का जो पानी है वहाँ का वो दूषित होगा। जो जनता वहाँ के आसपास के जो 20-25 किलोमीटर का जो एरिया है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से उसके दुष्प्रभाव में आएगा। फिलहाल बीजेपी के लोग आपस में कहीं ना कहीं जो है दोनों लोग आपस में बहस करते हुए नजर आए। कहीं ना कहीं वीडियो भी बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पे यह वायरल हुआ। कहीं ना कहीं जिस तरीके से पक्ष और विपक्ष यानी बीजेपी के दो नेता जिस तरीके से बगावत की बात उसमें चल रही थी, जिस तरीके से लगातार हंगामा चल रहा था, कहीं इसमें बीजेपी की जो विधायक उन्होंने यह भी कहा कि जो है ये बीजेपी का जो है ये काम है। तो उन्होंने यह कहा कि देखिए बीजेपी से या पार्टी से मतलब नहीं है, मतलब सिर्फ इतना है कि जनता से को इसका नुकसान होगा। एथलॉन फैक्ट्री अगर बनती है तो कहीं ना बिल्कुल, जिस तरीके से जितेंद्र बता रहे हैं कि एक तरफ एक पक्ष है जो इस फैक्ट्री के पक्ष में है, दूसरा जो पक्ष है वो इसके विरोध में है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं अगर कुछ रोजगार के अवसर की बात की जाए तो जब ऐसी फैक्ट्रियां बनेंगी तभी कुछ रोजगार के अवसर होंगे, जो तमाम वहां के लोग होंगे उनको कुछ लाभ मिलेगा। और अगर ऐसी फैक्ट्रीज बनेंगी तो जो तमाम वहां के लोग हैं उनको भी कुछ ना कुछ उनका जो प्रोडक्ट है, उत्पाद है, वो भी वहां पर बिकेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर आखिरकार पार्टी के अंदर से ही पक्ष और विपक्ष या विरोध के सुर निकलने लगेंगे तो आखिरकार कैसे इस मामले को सुलझाया जाएगा, एक बड़ा सवाल है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप कोई कार्य कर रहे होते हैं तो उसका मेरिट डिमेरिट दोनों होता है और इस मामले में भी इसी तरीके की बातें निकल करके सामने आ रही है। वहां पर लोगों को लगता है कि ये फैक्ट्री वहां का जो वातावरण है उसको दूषित करेगी, वहां का माहौल खराब करेगी। ऐसे में जो लोग हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन अगर सत्ताधारी दल से ही एक पक्ष बोले कि ये सही है, दूसरा पक्ष बोले कि ये गलत है, तो अपने आप में कई सवाल खड़े होंगे। लेकिन इतना जरूर है कि इस तरीके की जो चीजें होती हैं इससे कहीं ना कहीं रोजगार सृजन होता है, रोजगार मिलते हैं लोगों को। लेकिन गांव वालों का, वहां के इलाके का या स्थानीय निवासियों का साफ तौर पर इस मामले को लेकर के विरोध दिखाई दे रहा है और इस पूरे फैक्ट्री को लेकर के लोग अपना विरोध दर्ज कराते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल जितेंद्र, जो भी अपडेट आएगा हमारे दर्शकों को जरूर दीजिएगा और इस पूरे मामले पर जरूर नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभिषेक हमारे साथ बने हुए भदोही से। अभिषेक, कौन सी खबर है भदोही से आज की? जी अखंड जी, अगर भदोही की हम अगर बात करें आज, तो आज भदोही का स्थापना दिवस है। अगर हम बात करें भदोही जनपद के स्थापना दिवस की, तो 30 जून 1994 को भदोही जिला बनकर तैयार हुआ। उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव थे। उन्होंने भदोही को जिला बनाने में एक अथक प्रयास किया और भदोही जिला बनकर तैयार हुआ। आज 32 वर्ष हो गए हैं भदोही को जनपद बने हुए। 65वां जिला उत्तर प्रदेश का भदोही बनकर के तैयार हुआ था 1994 में। आज उत्तर प्रदेश के भदोही जनपद की अगर मैं बात करूं तो कालीन उद्योग के लिए एक बड़ा जिला माना जाता है। जितने यहाँ कालीन से रिलेटेड व्यवसाय हैं, चाहे कालीन की बुनाई हो, चाहे कालीन का एक्सपोर्ट हो, तो इस पर कहीं ना कहीं भदोही का एक अव्वल स्थान रहता है। पूरे देश में, पूरे भारत देश में अगर कालीन उद्योग की बात की जाती है तो सबसे पहले कालीन नगरी भदोही का सबसे पहले नाम आता है। लगातार भदोही में कालीन उद्योग से लगभग 2000 करोड़ का व्यवसाय देखा जाता है। इसके अलावा भी कई और प्रदेशों के जिले में कालीन का व्यवसाय होता तो जरूर है,
लेकिन जिस पैमाने पर भदोही जनपद में कालीन व्यवसाय की जो है कि नजीर दिखाई जाती है और वास्तव में देखी जाती है, वैसा अभी तक कहीं और देखने को नहीं मिला है। इसके साथ साथ अगर भदोही के बारे में और मैं जरा रूबरू करूं अपने दर्शकों को, तो इस वक्त भदोही की जो तस्वीरें हैं कहीं ना कहीं बदलती हुई नजर आई हैं। पिछले वर्ष में अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भदोही जनपद में दौरा हुआ था। दौरे के बाद भदोही को एक बड़ी सौगात मिली। भदोही में काशी नरेश जो स्नातकोत्तर महाविद्यालय था, उसको अब काशी नरेश विश्वविद्यालय का दर्जा मिल गया। तो ये कहीं ना कहीं भदोही जनपद वासियों के लिए एक सुखद खबर थी, जो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा एक सौगात दी गई। इसके साथ साथ अगर हम पर्यटन की बात करें भदोही जनपद में, तो पर्यटन का भी एक विशेष स्थान है। जैसे कि भदोही में सीतामढ़ी सीता समाहित स्थल है, जो पर्यटन का एक बड़ा केंद्र माना जाता है। इसके साथ साथ सिमरात नाथ धाम है। इसके साथ साथ और अगर हम बात करें तो कुछ ही दूरी पे माँ विंध्यवासिनी का भी स्थान है, तो वो कहीं ना कहीं भदोही से ही टच में आता है। लेकिन खासतौर से अगर भदोही की बात की जाए तो भदोही में कालीन का अगर देखा जाए तो बड़ा व्यवसाय देखने को मिलता है, और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का एक ये बड़ा ट्रेड देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं रोजगार का भी एक बड़ा संसाधन है। लगभग 10 से 15 लाख लोग यहाँ पर रोजगार से जुड़े हुए हैं, जो कालीन से ही कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी है। जैसे कि बुनकर हो, और जो बुनकर के साथ साथ और भी लोग कार्य कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कालीन के भरोसे कहीं ना कहीं भदोही में रोजगार की भी सृजन हुआ है। स्थापना दिवस जरूर है आज के दिन में, तो क्या प्रशासन की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से कोई विशेष इंतजाम या किसी तरीके का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है आज? जी, अगर हम कार्यक्रम की बातचीत करें तो कार्यक्रम भी कई तरीके से आयोजित हो रहे हैं। जैसे हमार पूर्वांचल एक भदोही का संस्थान है, वह जो है हमार भदोही भी इस कार्यक्रम का एक कहीं ना कहीं लगातार 15 वर्षों से आगाज किया हुआ है। वहां भी कार्यक्रम आयोजित है, जिसमें जिलाधिकारी समेत पुलिस अधीक्षक एवं जो भी भदोही जनपद के आला अफसर हैं वो पहुंचेंगे। इस में तो मंत्री रंगनाथ मिश्रा द्वारा यह कार्यक्रम कराया जाता है, वहां भी कार्यक्रम आयोजित है। तो लगातार भदोही जनपद के अगर अधिकारियों की बातचीत की जाए तो अधिकारी भी ऐसे कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और भदोही के विरासत को और भदोही को और आगे बढ़ाने की बात करते हैं। हाँ, बिल्कुल करना भी चाहिए। और जिस तरीके से भदोही अपने कालीन मार्केट के लिए जाना जाता है, ना सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी इसकी काफी चर्चा है, और कहीं ना कहीं रोजगार के लिए एक बड़ा डेस्टिनेशन पॉइंट है, बड़ा हब है, और यहाँ पर कई लोगों को रोजगार भी मिलता है। तो अपने आप में भदोही अछूता नहीं है। पर्यटन के लिहाज से भी अभिषेक ने बताया कि बहुत महत्वपूर्ण जिला है, तो अपने आप में एक बड़ा जिला है। और कहीं ना कहीं वहां पर हर लिहाज से, चाहे पर्यटन की बात की जाए या फिर वहां पर रोजगार की बात की जाए या फिर कालीन क्षेत्र की बात की जाए, उसके एक्सपोर्ट की बात की जाए, इस लिहाज से भदोही की अपना एक भदोही ने अपना एक अलग मुकाम हासिल किया और अपनी एक नई पहचान बनाई है। जी, दर्शकों को मैं जरा ये भी बताना चाहूंगा, जो भदोही जनपद का एक तरीके से अगर हम देखें चौहद्दी की बात करें तो भदोही के जो है कि उत्तर की दिशा में अगर बात की जाए तो जौनपुर है, और पूरब की दिशा में अगर बात की जाए तो वाराणसी, जो प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है, और दक्षिण की दिशा में अगर बात की जाए तो मिर्जापुर है, और पश्चिम में प्रयागराज है। तो चारों तरफ से बड़े जनपदों से घिरा हुआ भदोही जनपद है। कहीं ना कहीं भदोही जनपद का जो पहले तालुकात था वह मिर्जापुर, वाराणसी और प्रयागराज से जो है कि कहीं ना कहीं तालुकात सीधे टच में रहता था। भदोही का कुछ हिस्सा पहले प्रयागराज में था, भदोही का कुछ हिस्सा पहले वाराणसी में भी था, भदोही का कुछ हिस्सा पहले मिर्जापुर में था। लेकिन जो हिस्से कट करके भदोही में तब्दील हुए 1994 से, तो कहीं ना कहीं अब अपने आप में एक नया पहचान बना लिए हैं। कालीन के क्षेत्र में भदोही का एक अव्वल स्थान रहता है। बुनकर जो है, भदोही के बुनकरों पर सरकार भी अथक प्रयास कर रही है, जिससे कि बुनकर लगातार और कालीन व्यवसाय को बढ़ावा दे, जिससे कि एक देश को और एक प्रदेश को एक नई उन्नति मिले। लगातार भदोही में कारपेट एक्सपोर्ट का एक मेला भी आयोजित कराया जाता है, जो भदोही में एक एक्सपो मार्ट है। एक्सपो मार्ट में मेले का भी राज्य सरकार लगातार आयोजन कराती है। यहाँ लगातार बायर आते हैं। अभी पिछले वर्ष में जो आयोजन कराया गया था कारपेट एक्सपो मार्ट में, लगभग 253 देशों से बायर्स आए हुए थे। इसमें कहीं ना कहीं यह बताया गया था कि लगभग 700 करोड़ रुपए का एक ट्रेड जो है डील हुई थी। उसमें कहीं ना कहीं देखा जा रहा था कि
जो टैरिफ लगाई गई थी यूएसए द्वारा, उस पर भी, उससे भी कहीं ना कहीं थोड़ा असर दिखा था, लेकिन यूरोप से कहीं ना कहीं ज्यादा कस्टमर इस बार भदोही शिरकत किए थे मेले में। जी अखंड। हाँ, बिल्कुल सही बात है। और जिस तरीके से अभिषेक का एक अलग पहचान बनाई है वो अपने आप में एक बड़ी बात है। और भदोही अपने आप में जिस काम के लिए, जिस पहचान के लिए जाना जाता है उत्तर प्रदेश में, वो अपने आप में एक अलग पहचान के लिए जाने लगा। और सबसे बड़ी बात है कि लगातार कहीं ना कहीं भदोही अपने आप में सुर्खियों में बना रहता है वहां पे रोजगार के लिए, वहां के कालीन के जो एक्सपोर्ट के लिए, और साथ ही साथ जिस तरीके से वहां पर पर्यटन को भी लेकर के एक अलग लिहाज से बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो भी एक बड़ा महत्वपूर्ण है। फिलहाल अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। जो भी अपडेट होगा हमारे दर्शकों को जरूर दीजिएगा। आपको एक खबर बताते हैं, रामपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर करारा हमला बोला है। और साफ तौर पर उन्होंने आज जिस तरीके से, चाहे वो कांग्रेस हो और समाजवादी पार्टी हो, उसको लेकर के हमला बोला है। और उन्होंने बोला है कि जो लोग राम के अस्तित्व को नकार चुके थे वो आज अयोध्या जाने के लिए मचल रहे हैं, जो साफ तौर पर उनकी मानसिकता को उजागर करता है। तो साफ तौर कहीं ना कहीं अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जिस तरीके से राजनीति हो रही है, और इसको लेकर के कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी विपक्षियों पर हमलावर है। और एक और खबर सामने निकल करके सामने आ रही है कि कांग्रेस के डेलीगेशन और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को नजरबंद करने को लेकर के जो अयोध्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और वो प्रदर्शन कर रहे हैं इस पूरे डेलीगेशन को नजरबंद करने को लेकर के। तो कहीं ना कहीं एक प्रदर्शन कार्यकर्ताओं का, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का शुरू हो चुका है। और जिस तरीके की राजनीति अब इस पूरे मामले पर होती हुई दिखाई दे रही है, साफ तौर पर अब कहीं ना कहीं एक अलग दिशा में ले जाते हुए नजर आ रही है। फिलहाल एसआईटी की टीम इस पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है कि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन जो तमाम विपक्षी दल हैं इस पूरे मामले पर राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे। आदित्य, धन्यवाद।